गुड मॉर्निंग गाइस। और 4 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कश्मीर के किस उत्पाद को प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कश्मीरी केसर को। तो कश्मीर में उगने वाली केसर को मिल गया है जीआई टैग। ये कश्मीर में उगाया जाने वाला केसर लंबा होता है, मोटा होता है और गहरे लाल रंग का होता है और ये काफी खुशबूदार भी होता है। और ये कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जो कि 16,000 मीटर की ऊंचाई पे उगाया जाता है। तो अभी कश्मीरी केसर को मिल गया है जीआई टैग। अच्छा, जीआई टैग से अभी कल परसों ही हमने एक प्रश्न पढ़ा था, 3 और प्रोडक्ट को मिला था जीआई टैग। एक तो मणिपुर के काले चावल को, और गोरखपुर टेराकोटा को, और तमिलनाडु के कदलाई मितई को, जो कि गुड़ और मूंगफली से बनी हुई एक कैंडी है। तो वो नाम याद रखना। तो अब ये कुल मिला के 4 नाम हो गए। जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और जीआई टैग क्यों दिया जाता है? तो किसी स्थान पे अगर कोई चीज फेमस होती है तो उसे एक अलग पहचान देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है, जिससे कि उस वस्तु को एक पहचान मिलती है और उसका अंतरराष्ट्रीय महत्व भी बढ़ जाता है। अच्छा, मान लो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताओ पहला कौन सा प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला था, तो याद रखना दार्जिलिंग चाय को। और कब मिला था? 2004 में। अब देखो, यहाँ बात वैसे जम्मू कश्मीर की है तो इसको एक बार जान लेते हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आप याद रखना। पहले इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और एक गिरीश चंद्र चतुर्वेदी भी न्यूज में थे, वो अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष बने थे, तो उनका नाम भी याद रखना। और जम्मू कश्मीर में ही है आपकी चेनानी नाशेरी सुरंग। वैसे सुरंग ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश की सबसे लंबी रोड सुरंग है। इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए भी थी क्योंकि इसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रख दिया गया है। वैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके नाम पे अभी कोलकाता बंदरगाह का नाम भी रखा गया है। और इनके नाम पे अभी एक पुरस्कार भी दिया गया था जो मिला था असम के मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल को। और आपको बता दूं, इनके नाम पे ऑलरेडी एक स्टेडियम भी है, वो है गोवा में, तो वो भी ध्यान रखना। और जम्मू कश्मीर का जो सिटी चौक है उसका नाम बदल करके भारत माता चौक कर दिया गया। और एक सर्कुलर रोड चौक है उसका नाम बदल करके अटल चौक कर दिया गया, अटल जी के नाम पे। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहली बार किसी न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के अपना कार्यभार संभाला है। क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है रजनीश ओसवाल। और अगर आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है, तो गीता मित्तल है। इनकी खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला चीफ जस्टिस है ये। और अभी आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर ने सर्व द सीनियर इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की थी और अभी इसको कुछ पुरस्कार भी मिले थे। एक तो था नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, एक ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार और एक बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल नाम की पुस्तक को लिखा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरीश कुबेर ने। तो अभी गिरीश कुबेर ने ये शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल नाम की बुक लिखी है। और इसमें महाराष्ट्र के इतिहास और विकास पर एक समृद्ध अतीत से आधुनिक समय तक का विवरण किया गया है। इस बुक को इसी साल अक्टूबर में रिलीज किया जाएगा। तो इनका नाम याद रखना, किसने लिखा? गिरीश कुबेर ने। बाकी कल भी हमने पढ़ा था, इनका नाम उमा बाला सुब्रमण्यम। इन्होंने अभी बुक लिखी है सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, बड़ौदा के महाराजा। और एमजे अकबर ने बुक लिखी थी गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नास इस्लाम। और डब्ल्यू.वी. रमन, इनका नाम याद रखना, ये देखो वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच हैं और इन्होंने अभी बुक लिखी थी अ विनिंग सिक्सर। तो ये भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3 मई को। तो हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए इसकी थीम। तो इसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। क्या है थीम? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, जब भारत की उसमें रैंक क्या रही थी बताओ? चलो भारत की रैंक मैं बता देता हूं। भारत की रैंक रही थी 142। आप मुझे बताओ कि उसमें टॉप पे कौन सा देश रहा था? प्रश्न आपको समझ में आया? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो भी आया था उसमें टॉप पे कौन सा देश रहा? तो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए। एक तो 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, वर्ल्ड लेबर डे। और 1 मई को याद रखना गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया था और अब 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। बढ़ते हैं आगे।
और गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने। तो अभी अमेरिका ने भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों के उल्लंघन के लिए ऐसे देशों की सूची में रखा है जिनकी वे इस मामले में प्राथमिकता से निगरानी करेगा। एक्चुअली अभी अमेरिका ने कहा है कि भारत ने अपने यहाँ बौद्धिक संपदा संरक्षण व्यवस्था को लेकर लंबे समय से चली आ रही जो शिकायतें हैं उन पर कोई सुधार नहीं किया है, जिससे अमेरिकी कंपनियों के बौद्धिक संपदा अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा, भारत को ही नहीं और भी टोटल 10 देशों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे भारत हो गया, चाइना, इंडोनेशिया, रशिया, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, चिली, वेनेजुएला और यूक्रेन। और पिछले साल कुवैत, कनाडा और थाईलैंड को इस सूची से हटा दिया गया था। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ, अभी आपको याद होगा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2019 में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग के मामले में कौन सा देश टॉप पे रहा था? तो टॉप पे रहा था चाइना और सेकंड नंबर पे रहा था यूएसए। अच्छा, ये प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना था, मैंने ही बता दिया। चलो एक दूसरा प्रश्न बता दो, सिंपल सा। अभी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हमने कब मनाया था? ये तो आप सभी बता दोगे। अब यहाँ पे बात अमेरिका की है, तो ये रहा मैप में अमेरिका। कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के हैं? 45वें नंबर के हैं। और अभी इसी साल नवंबर के आसपास यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव होंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं? तो ये रिपब्लिक पार्टी से हैं, और उनकी जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह है हाथी। और जो अपोजिट पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है डंकी। डी से डेमोक्रेटिक, डी से डंकी, ऐसे याद रख लो। और डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है उनका नाम है मेलानिया ट्रंप, और अभी इनके नाम पे एक बुक आई थी, द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। किसने लिखी थी वो बुक? मैरी जॉर्डन ने लिखी थी। और अभी याद रखना, तरनजीत सिंह संधू, इनको अमेरिका में भारतीय राजदूत बनाया गया है। और अभी अमेरिका ने, आपको याद होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंड देने से मना कर दिया, जबकि चाइना ने एक्स्ट्रा $30 मिलियन देने की घोषणा कर दी। और अभी आपको याद होगा, यूएसए क्रिकेट टीम के कोच कौन बने थे? जे अरुण कुमार बने थे। और अभी अमेरिका ने चंद्रमा का पहला डिजिटल एकीकृत भूवैज्ञानिक नक्शा लॉन्च किया था, यानी कि यूनिफाइड जियोलॉजिकल मैप। उसके अलावा अमेरिका के जो गोल्फ प्लेयर हैं टाइगर वुड्स, ये भी अभी न्यूज में थे, क्योंकि 2000 के लिए गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है इनको। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में किस देश की टीम पहली बार टॉप पे रही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो अभी आईसीसी T20 रैंकिंग जारी की गई है और इसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा है, और ये पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया T20 में टॉप पे रहा है। फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड पे इंग्लैंड है और थर्ड पे है इंडिया। जबकि टेस्ट रैंकिंग में बात करेंगे तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पे रहा है। फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे न्यूजीलैंड और थर्ड पे है इंडिया। आपको बता दूं, पिछले 3 साल से इंडिया टेस्ट रैंकिंग में टॉप पे था, लेकिन इस बार वो थर्ड पे आ गया। अच्छा, हमने देखा कि T20 और टेस्ट रैंकिंग में दोनों पे टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है, जबकि ओडीआई रैंकिंग की अगर बात करते हैं तो उसमें टॉप पे है इंग्लैंड। फर्स्ट पे इंग्लैंड है, सेकंड पे इंडिया है और थर्ड पे है न्यूजीलैंड। आईसीसी की बात करेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और दुबई में हेडक्वार्टर है और सीईओ हैं इसके मनु सानी। अब टॉप पे रहा ऑस्ट्रेलिया, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल इसकी कैनबेरा है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। कई बार मैंने आपको एक प्रश्न बताया जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पे स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर पूछा जाए किस ओशियन में है तो पैसिफिक ओशियन में है। और अभी ऑस्ट्रेलिया के डेव वाटमोर को बड़ौदा की रणजी टीम का कोच बनाया गया था। और ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उससे सम्मानित किया गया था किरण मजूमदार शो को, और ये सम्मान पाने वाली वो चौथी भारतीय बनी थी। इसके अलावा आपको याद होगा, अभी 2020 में ही आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो हुई थी उसको भी जीत लिया था ऑस्ट्रेलिया ने, भारत को हरा करके। बढ़ते आगे। फिर है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कितने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4। तो 2018 में भारत सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था। तमिलनाडु,
कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के विवाद को सॉल्व करने के लिए। लेकिन मुख्य रूप से ये विवाद आपको कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में देखने को मिलेगा। तो अभी ये न्यूज मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन था, लेकिन अब इसे जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। और इसके अलावा और जो भी नदियों के जल प्रबंधन प्राधिकरण है उनको भी जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्राधिकरण को अब जल शक्ति मंत्रालय को रिपोर्ट करना होगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कावेरी नदी कहां से निकलती है तो कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी के जो पर्वत है वहां से निकलती है। और जल शक्ति मंत्री कौन है हमारे, तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत और इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर, राजस्थान का जोधपुर। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में एनटीपीसी के परिचालन निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रमेश बाबू को। परिचालन निदेशक को बोलेंगे ऑपरेशन डायरेक्टर। तो अभी रमेश बाबू को एनटीपीसी के ऑपरेशनल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इनसे मिलता जुलता नाम मैंने लिखा है। इनका नाम तो रमेश बाबू है और यहाँ पे लिखा है सुदर्शन बाबू। क्या आप बता सकते हो ये सुदर्शन बाबू कौन है। अभी हमने पढ़ा था जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने सुदर्शन बाबू को साइंस बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। बाकी सुरेश एन पटेल की बात करेंगे, ये अभी सतर्कता आयुक्त यानी कि विजिलेंस कमिश्नर बने थे। और दिलीप कुमार पटेल ये एनटीपीसी के मानव संसाधन निदेशक HR डायरेक्टर बने थे। तो ये भी मिलते जुलते नाम है, तो ध्यान रखना पटेल। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे बताओ चीफ विजिलेंस कमिश्नर मुख्य सतर्कता आयुक्त अभी कौन बने थे। मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं। आपके ऑप्शन है संजय कोठारी बने थे या फिर कपिल देव त्रिपाठी बने थे। और इसी में एक और प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, जैसे कि आपका आंसर दिया आपने संजय कोठारी बने थे भाई मुख्य सतर्कता आयुक्त, ऐसा आपका कहना है। तो फिर आप मुझे बताओ कपिल देव त्रिपाठी कौन है। और अगर आप कहते हो कि मुख्य सतर्कता आयुक्त कपिल देव त्रिपाठी है तो बताओ संजय कोठारी कौन है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे एनटीपीसी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं गुरदीप सिंह। याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बना रहा है एनटीपीसी, कहाँ पे, गुजरात में। और अभी एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ एनटीपीसी से। अभी एनटीपीसी ने लेह और दिल्ली को 10 हाइड्रोजन बसें और कारें देने की घोषणा की है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में 2021 के जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है उनको कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2023 तक के लिए। तो पहले ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2021 में होने वाले थे, पर अभी इन्हें 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया, तो आपको याद होगा 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे लेकिन उन्हें कोविड-19 के कारण 2021 में स्थगित कर दिया गया, यानी कि अब वो 2021 में होंगे। और इसी कारण से टोक्यो ओलंपिक भी 2021 में, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स भी 2021 में, और दोनों की जो तारीखें हैं वो टकरा रही थी। तो इसी टकराव को रोकने के लिए जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है उन्हें 2021 में अब आयोजित नहीं किया जाएगा। अब वो होंगे कब, 2023 में होंगे। अच्छा, ये होने कहाँ पे वाले थे, तो ये 1 से 7 अगस्त तक होने वाले थे त्रिनिदाद एंड टोबैगो में। ये एक द्वीपीय देश है। और इसी से आपको याद भी आया होगा वर्ल्ड गेम्स 2021 जो अमेरिका के बर्मिंघम में होने वाले थे, लेकिन इसी कारण से, किस कारण से, टोक्यो ओलंपिक 2021 में हो रहे हैं और वर्ल्ड गेम्स भी 2021 में होने वाले थे, फिर से टकराव हो रहा था। तो इस कारण से उन वर्ल्ड गेम्स को स्थगित कर दिया गया, 2022 में होंगे अब वो। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाल लिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गिरधर अरमाने ने। अच्छा, वैसे कुछ दिन पहले मैं आपको बता चुका हूँ अभी काफ़ी सारे मंत्रालयों में नए नए सचिव बने हैं, बहुत सौ को इधर से उधर ट्रांसफर किया गया है, लेकिन मैंने आपको बताया था उनको नियुक्त किया गया है। अब जैसे धीरे धीरे इनको काम संभलाया जाएगा, ये अपना पद ग्रहण करेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि उस टाइम तो मैंने आपको एक साथ लिस्ट दे दी थी, लेकिन एक साथ इतनी सारी लिस्ट याद करना प्रॉब्लमेटिक होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे अब ये पद संभालते जाएंगे, अपना कार्यभार ग्रहण करते जाएंगे, तो मैं आपको क्वेश्चन के रूप में बता दूंगा, तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको याद भी हो जाएंगी चीजें। जैसे कि अभी पद संभाल लिया परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने, क्या नाम है इनका, गिरधर अरमाने। अब ये आप याद कर लोगे। अच्छा, अगर बात करें परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है हमारे, तो नितिन गडकरी है और इनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। और इनके पास एक और मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय, MSME मंत्रालय। और अभी MSME सचिव कौन बन गए हैं, अरविंद कुमार शर्मा बन गए हैं। ये नाम भी ध्यान रखना। बाकी अजय भूषण पांडे की बात करेंगे, ये अभी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे और इन्होंने किसका स्थान लिया था, राजीव कुमार का स्थान लिया था। अभी आपको याद भी होगा राजीव कुमार PESB के नए अध्यक्ष बन गए। PESB मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। बाकी राजीव गौबा की बात करेंगे तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने कोरोना वायरस का खात्मा करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणु
शोधन मशीन विकसित की है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, यानी कि CSIR और CSIO। CSIR मतलब हो गया काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और CSIO मतलब हो गया सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिसइंफेक्शन मशीन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे सिद्धांत पे काम करती है और इसे कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रभावी कीटाणु शोधन और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अच्छा, CSIR से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी कल परसों ही पढ़ा था, CRRI ने किसानों के लिए किसान सभा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और उससे पहले CSIR IGIB ने फेलुदा नाम से कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट तैयार की थी। तो वो पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, आयुर्रक्षा। तो अभी आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयुर्रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है और इस कार्यक्रम में नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए आयुर्वेद और इम्यूनिटी बूस्टिंग यानी कि लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए सरल उपायों के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, आयुष मंत्री कौन है? हमारे श्रीपद येसो नायक है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। बाकी #वी विल विन के बारे में हमने पढ़ा था। ये पहल शुरू की थी फीफा ने, ये मार्च या अप्रैल में हमने पढ़ा था, इसे फीफा ने शुरू किया था। इसमें एक वीडियो के थ्रू कोरोना के खिलाफ लड़ाई करने वाले जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सम्मानित किया गया था फीफा की तरफ से। बाकी ब्रेक द चेन ये अभियान अभी शुरू किया केरल ने और टीम मास्क फोर्स इसका गठन किया था अभी BCCI ने, जिसमें एक वीडियो बनाया गया था और उसमें मास्क पहनने के महत्व के बारे में बताया गया था। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसे केंद्रीय जल आयोग के निदेशक वित्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रदीप कुमार शुक्ला को। तो अभी प्रदीप कुमार शुक्ला को केंद्रीय जल आयोग यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन में वित्त निदेशक यानी कि फाइनेंस डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी TS तिरुमूर्ति हम जानते ही हैं, अभी संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि इनको नियुक्त किया गया था। और राजेश कुमार की बात करेंगे तो ये सिबिल के MD CEO बने थे। सिबिल मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। और UB प्रवीण राव ये अभी नैस्कोम के अध्यक्ष बने थे। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किस राज्य के काले चावल को GI टैग मिला है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।